इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की प्लेटिनम जुबली के मौके पर राज्यसभा की इस ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और मेरे साथ हैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिज़ावी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिज़ावी साहब। थैंक यू। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका यूँ तो काम मिडीवल इंडिया पर है और ख़ास करके फ़तेहपुर सीकरी पर आपने काफ़ी काम किया है और आर्कियोलॉजी पर जो आप बता रहे थे मुझे वो उस पर भी थोड़ा फोकस आपने किया है। मैं आप से इतिहास के इन तमाम पहलुओं पर बात करूंगा जिस पर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में चर्चा हुई कि ये जो 6-7 लेयर्स बनाई गई कि साहब एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके अलावा मॉडर्न इंडिया और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री अदर देन इंडिया, तो इसका क्या मकसद था? देखिए, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का मकसद ये है कि हिस्ट्री एक तरीके से मासेस तक परकुलेट करे और एक सबसे बड़ा मकसद जो पिछले 10-12 साल में उभर के आया है वो ये रहा है इसका कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनका इंटरेक्शन हो सके उन छोटे मोटे शहरों में रहने वाले या दूसरे कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ। हालांकि ज़ाहिर है कि हर सब्जेक्ट में कॉन्फ्रेंसेस बहुत सी होती हैं, इंटरनेशनल भी होती हैं, रीजनल लेवल पे भी होती हैं, लेकिन उसमें जो आम बेचारे जो कॉलेज टीचर्स या दूसरे जो लोग होते हैं उनका कोई इंटरेक्शन स्कॉलर से नहीं हो पाता। मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे ये जो एक कॉमन एक टीचर जो है हिस्ट्री का, वो न सिर्फ ये कि इंटरेक्ट करता है स्कॉलर्स के साथ बल्कि उसके साथ साथ उसको एक अंदाज़ होता है कि कहाँ उसकी वीकनेस है, कैसे वो अपने को ठीक कर सकता है। प्लस ये कि बड़े स्कॉलर्स को भी एक अंदाज़ लगता है कि पूरे मुल्क में क्या हवा चल रही है, किस टाइप का काम हो रहा है और किस टाइप का डायरेक्शन उनको देना चाहिए। तो इन अ वे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ जाएं, बल्कि उसका एक ये भी मकसद है कि कैसे नॉलेज को परकुलेट करें ऊपर से लेके नीचे तक। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी साहब ने किया और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इतिहास हमें अपनी गलतियों को, और क्या गलतियां हुई एक तो ये बताता है और उसे सुधारने का मौका देता है जी। तो अभी आपने जो कहा कि ये न सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज है बल्कि उससे ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचने की बात है और ये कि क्या काम हो रहा है हिस्ट्री के बारे में, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो प्लेटिनम जुबली थी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की किस हद तक कामयाब रही? जी जनाब, ऐसा है कि हर सेशन एक कदम होता है कामयाबी की तरफ। इस सेशन में भी जिस तरीके से एक रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन लोगों का रहा, चारों तरफ से हर मुल्क के कोने से स्कॉलर्स आए, अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने अपने पेपर्स को पढ़ा, पेश किया और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि जब डिस्कशन होता है तो उस पर जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं उसके ज़रिए से उनको फ़ीडबैक मिलती है। तो मेरे ख्याल में खैर इसका क्या क्या असरात इस कांग्रेस में निकले हैं वो तो बाद में हम उसका वो पता चला पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर में लोग यहाँ पे आके उन्होंने प्रेजेंटेशंस किए, उनको राय मशवरे दिए गए, तो उसका असर ज़रूर होगा और कायदे का होगा। एक्चुअली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हिस्ट्री को जिस तरीके से पेश किया गया एज इफ़ कि हिस्ट्री सिर्फ हमारी एक कहानी ऐसी है कि जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें ही देखी जाएं या सिर्फ इस अंदाज में तारीख़ की तरफ देखा जाए कि बस सब अच्छा ही अच्छा था, तो वो अटेम्प्ट उसको भी एक ब्रेक मिलता है जब इस टाइप के पार्टिसिपेशंस लोगों के होते हैं जी। हमारे पास्ट में अच्छी बातें हुई लेकिन बुरी बातें भी हुई, और जब तक हम उन बातों से अवेयर नहीं होंगे, उनके बारे में हम नहीं जानेंगे कि हमारे समाज में क्या बुराइयां रही थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ पैदा हुई, तो हम अपने फ्यूचर को नहीं ठीक कर सकते हैं। तो आई थिंक इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस उन गलतफहमियों को दूर करने में एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। जैसा आपने फरमाया नदीम साहब, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है, मेरी कई लोगों से बात भी हुई, जिन प्रोफेसर इरफान हबीब, DN जहाँ साहब हैं, कि साहब जो मार्जिन पे, हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, हाँ, उनके बारे में
बहुत ज़्यादा नहीं काम हो पाया है। ख़ास करके जो दलित जातियां हैं और एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक, उनके बारे में बहुत बिल्कुल आपका सही एक तरीके से कहना है कि अब तक जिस टाइप से हिस्ट्री चाहे कॉलोनियल पीरियड में रही हो या उसके बाद जो काम हो रहा है उसको अगर देखें आप, तो आमतौर से पूरा स्ट्रेस इंपीरियल हिस्ट्री की तरफ रहा है या उन लोगों की तरफ रहा है जो मेन इन पावर रहे हैं। और आप जिनको दलित कह रहे हैं, सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि जितने भी डाउन ट्रॉडन लोग रहे हैं, किसी नाम से पिछड़े लोग, किसी चाहे वो पॉलिटिकली पिछड़े रहे हों, सोशल अंदाज में पिछड़े रहे हों, पॉलिटिकल अंदाज में पिछड़े रहे हों, जो हार गए हों, उनका कोई नाम लेवा तो होता नहीं है। और जो हमेशा काम किया जाता है, मसलन अकबर ने ये करवाया, शाहजहां ने ताज बनवाया। हम ये भूल जाते हैं कि न अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी बनाई, न शाहजहां ने ताजमहल बनाया। बनाने वाले तो हम आप जैसे लोग थे। वो कौन आर्किटेक्ट्स थे, वो कौन मेसन्स थे। तो इनफैक्ट हिस्ट्री अब तक बहुत एक लोप साइडेड रही है। रीसेंट पास्ट में कुछ दिनों से एक तरीके से एक शिफ्ट शुरू हुआ है। अब कुछ इस टाइप के वर्क्स और रिसर्चेस हो रही हैं जो इंपीरियल अथॉरिटीज़ और इन लोगों को छोड़ के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस रहे हैं या कॉमन लोग रहे हैं, उनके ऊपर भी अब रिसर्चेस हो रही हैं, काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में आने वाले 1-2 डिकेड में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी डेवलप करेगा। नदीम साहब, जो मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, जो दस्तावेज़ात हैं या जो तारीख़ उस वक्त में लिखी गई, जिनमें ज़ियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, मुबारक शाही, तबक़ात नासरी, इन सब के पीछे अभी जैसा आप फरमा रहे थे कि एक दरबार का रोल रहता था और ज़्यादातर लोग जो इनमें रहे हैं वो हिस्टोरियंस दरबार के लोग थे जी। और उन्हीं के बेसिस पर हिस्ट्री लिखी गई और आज भी जो हम पढ़ते हैं तो वो प्राइमरी सोर्सेज वही हैं। तो फिर हम उससे ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये ही सही मायने में इतिहास है? जैसे आपने जब अपने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया तो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, दस्तावेज़, और उसके बाद आपने जो सोर्सेज गिनाए वो सब वो थे कि जो कोर्ट में लिखे गए हिस्ट्रीज़ थी जी। एक्चुअली हमारे हिस्ट्री में 2 टाइप के ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। एक वो मेमोइर्स या सोर्सेज जो कोर्ट पे लिखे गए, जो एक पर्पस के लिए लिखे गए, एक अथॉरिटी को प्रेस करने के लिए लिखे गए, और एक होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो रोज़मर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ होती है, जो कॉन्शियस एफर्ट टुवर्ड्स हिस्ट्री नहीं होती है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में अगर ज़िया बरनी कुछ लिखेंगे तो वो इसलिए लिखेंगे कि वो अपने बादशाह की या तो तारीफ़ हो या कुछ ऐसा हो कि जिस पे उनको इनाम मिले जी। लेकिन जब एक विलेज में बैठा हुआ खूत या मुकद्दम या चौधरी कोई एक ज़मीन के कागज़ तैयार करेगा या कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होगा, तो वो एक ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं होगा कि जिसमें वो ये समझ रहा होगा कि आने वाले दौर में उसको समझा जाएगा या परखा जाएगा। तो जब हम लोग अगर एक कॉमन मैन हिस्ट्री बात करते हैं तो उसमें हमको, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस टाइप के एविडेंस जो अनकॉन्शियस एफर्ट्स थे टू रिकॉर्ड व्हाट वाज हैपनिंग इन द सोसाइटी, उसको अगर साथ लेके चलें, तब हमें जो नॉन इम्पीरियल अथॉरिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे कि सवाल है कि हिस्ट्री किसके लिए है, तो इस पर काफ़ी डिबेट्स रही हैं, यहाँ तक कि ज़िया बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जिसका आपने नाम लिया, अब ज़िया बरनी का कहना ये था कि हिस्ट्री लिखी जाती है और पढ़ी जाती है ओनली बाय दोज हु आर इन अथॉरिटी, कॉमन मैन तो होते नहीं हैं। यानी जिस ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़ के एक नया कैपिटल बनाने की बात की, जो वो गया देवगिर की तरफ, तो उस वक्त ज़िया बरनी ये लिखते हैं कि दिल्ली ऐसा वीरान हो गया कि जिसमें कोई आदम ना आदमजाद, उसमें सिर्फ चील कौवे उड़ते नज़र आते थे। लेकिन हमें मालूम है सोर्सेस के ज़रिए से कि वही वो पीरियड था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई दिल्ली भी बसाई थी। अगर यहाँ चील कौवे उड़ रहे थे तो नया शहर कैसे आबाद हो रहा था? वो क्योंकि ये समझता था ज़िया बरनी कि तारीख़ सिर्फ
एक ख़ास तबके के लिए है, नोबल्स के लिए है, स्कॉलर्स के लिए है, उलमा के लिए है, सूफियों के लिए है, और वही वो तबके थे तो जो दौलताबाद या दौगीर भेजे गए थे। तो उसने कहा कि ये सब तो छोटे मोटे लोग हैं, ये तो चील कौवों से बदतर हैं, इनके बारे में तो कुछ होता नहीं है। तो ये एक अप्रोच, आपका कहना सही है कि ये एक अप्रोच रही है, लेकिन अगर हम ज़रा सा अपना जैसे इरफान हबीब की एग्रेरियन सिस्टम ले लीजिए, उसमें भी जो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन उनकी निकली है वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निकली है जो कोर्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं, उस पर भी अबुल फजल पे भी बेस किया उन्होंने, उस टाइप के और जो इम्पीरियल सोर्सेज उन पर भी बेस किया। लेकिन असल तारीख जब निकल के आती है कि जब जो अनकॉन्शियस एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री हैं जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट से मिलते हैं, जब उनको भी हम अगर देखेंगे, उसको कंसल्ट करेंगे, तो मेरा कहना यह है कि फ़िलहाल पिछले कुछ डिकेड्स में इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफ़ी काम शुरू हुआ है और इनके ज़रिए से जो एक आम ज़िंदगी थी, नॉन इम्पीरियल ज़िंदगी थी, उसको भी समझने में बड़ी आसानी हुई है। उसके अलावा मसलन जैसे हमारे यहाँ जो एक कल्चरल जो एक तरीके से धरोहर जिसे कहा जा सकता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी यही हमने देखा कि आम तौर से जो स्ट्रेस दिया गया वो सिर्फ दिया गया कि आगरा फोर्ट के दीवाने आम दीवाने ख़ास क्या है, हम आप जैसे लोग कैसे घरों में रहते थे, मज़दूर तबका कहाँ रहता था, जो अहमदाबाद और गुजरात के जो इतने अहम ताजिर थे, जो एक तरीके से मुग़ल इकनॉमी को भी संभाले हुए थे, उनकी रिहायशी या उनके कौन से तरीक़े थे रहने के, उस पर बड़ा कम स्ट्रेस दिया गया। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस शुरू हुआ है। नदीम साहब, एक और सवाल कि हमने मिडिवल पीरियड की ओरिजिनल सोर्सेज की बात की जी, और जो कि सब ज़्यादातर फ़ारसी में, तुर्की में लिखी गई, और उसके बाद जो जिन लोगों ने उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया वो उसमें इलियट एंड डाउसन का नाम आता है जी, इंडियाज़ हिस्ट्री एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। और उसके बारे में थोड़ी सी डिबेट है, डिस्प्यूट है कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को रखा शायद सही पर्सपेक्टिव में नहीं रखा, बल्कि कई जगह तो वो मालूम होता है कि हिंदू मुस्लिम बायस को बढ़ाने वाली चीज़ें दिखा रहे हैं, और उन्हीं को हमने उसी ट्रांसलेशंस के बेसिस पर ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री का फॉर्मेशन किया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि हमने उन ओरिजिनल सोर्सेज को अपने आप, यानी हम हिंदुस्तानियों ने क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रांसलेट किया, एक दौर में किया गया। अगर अंग्रेज़ इलियट एंड डाउसन थे और उन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस किए जो एक कॉलोनियल अप्रोच रखते हैं कि जिसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी झलकती है, लेकिन उसी पीरियड में मिसेस बेवरिज जैसे लोग भी थे जिन्होंने इन पर्शियन सोर्सेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उन ट्रांसलेशंस का जवाब नहीं है जी। तो दोनों काम हुए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी थे इलियट एंड डाउसन जैसे कि जिनका एक पूरी कॉलोनियल मेंटालिटी थी, उन्होंने सोर्सेज को ट्रांसलेट किया, जो हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ उन पैसेजेस को किया जहाँ पे स्ट्राइफ नज़र आ रही थी। अब जब उन्हीं सोर्सेज को मसलन अथर अब्बास रिजवी एक स्कॉलर गुजरे हैं जो शुरू में अलीगढ़ में थे और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई, उन्होंने भी इलियट एंड डाउसन के अंदाज में उन सोर्सेज को ट्रांसलेट किया। सिर्फ फ़र्क इतना था कि इलियट एंड डाउसन ने अगर अंग्रेज़ी में किया तो इन्होंने हिंदी में किया, और इन दोनों अगर ट्रांसलेशंस को आप कंपेयर करें तो आपको ये नज़र आएगा साफ कि अथर अब्बास साहब वो वाले पैसेजेस को ट्रांसलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ हमें आपसी भाईचारा, हम आहंगी, एक कल्चर जहाँ के ऊपर सारे हिंदुस्तानी एक जैसे नज़र आ रहे हैं। इलियट एंड डाउसन ने उन्हीं सोर्सेज को किया और सिर्फ उन पैसेजेस को निकाला। या मसलन फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देता हूँ। नदीम साहब, मुझे यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी आपसे इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के मौके पर बात कर रहे हैं इतिहासकार प्रोफेसर नदीम रेज़ावी साहब से। नदीम रेज़ावी साहब, अभी आपसे बात हो रही थी इलियट एंड डाउसन के ट्रांसलेशन के बारे में जी, और आप जिक्र कर रहे थे सैयद अथर अब्बास रिजवी साहब, जिन्होंने कि प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब के कहने पर
काफ़ी सोर्सेस का हिंदी में तर्जमा किया। वो मैंने 10-12 वॉल्यूम्स उनके पढ़े हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, आप ही के डिपार्टमेंट ने पब्लिश किए थे अर्ली 50s में जी। लेकिन उस बेसिस पे जो अतहर अब्बास रिजवी साहब ने ट्रांसलेशन किया है, उस पे किताबें लिखी गई हों उसको बेसिस करते हुए, ऐसा मुझे नहीं लगा। जबकि इलियट एंड डाउसन के बेसिस पर तो सारी हम देख रहे हैं कि आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली वो उसी रास्ते से आती है। आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। इनफैक्ट हम लोगों का अलीगढ़ में जो कुछ हिस्टोरियंस हम लोग हैं जो मिडिवल इंडिया पढ़ाते हैं, हमारा कहना ये है कि जो मिडिवल इंडिया सफ़र कर रहा है एक तरीके से, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे जो नए रिसर्च स्कॉलर्स आ रहे हैं वो न फ़ारसी जो लैंग्वेज है जिसमें सोर्सेज मौजूद है ना उसे सीख रहे हैं, ना राजस्थानी जिसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो उस 17th 18th सेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ना उनको भी नहीं वो कर रहे हैं। और आम तौर से ये जो रिसर्चेज आजकल रोज़ 10 थीसिस के हिसाब से जो निकल रही हैं, ज़्यादातर ट्रांसलेशंस पे ही बेस करके निकल रही हैं और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और ये बिल्कुल आपका सही ख्याल है कि एक्चुअली रिसर्च हम कायदे की तभी कर पाएंगे जब हम ओरिजिनल सोर्सेज अपने लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज को हम जान लें और समझ लें। मसलन मैंने जब जिस आने में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गया हुआ था, मैं स्वास में, तो मैंने ये देखा वहाँ के ऊपर कि जो भी रिसर्च टॉपिक अगर किसी एक नए स्टूडेंट को दिया जा रहा है तो पहले कुछ दिन तक उसको सिर्फ लैंग्वेज जो उसके सोर्सेज की है उसकी तालीम दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। और अक्सर मैं ऐसे स्कॉलर्स से मिला कि जिन्होंने मुझसे ये क्लेम किया कि नहीं मैं फ़ारसी ठीक से नहीं जानता, और जब उन्होंने फ़ारसी के सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया और बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं किसी ईरानी से बात कर रहा हूँ। तो यानी ये अंदाज़ जो बाहर अभी बाकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ मिसिंग है। ख़ास तौर से देखिए संस्कृत वगैरह में या एंशिएंट इंडिया के जो सोर्सेज हैं उसमें तो लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को जिसमें सोर्सेज हैं उसके जानने वाले मिल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि जो मिडिवल इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं। जहाँ तक अतहर अब्बास रिजवी साहब के ट्रांसलेशंस का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली जो हिंदी में थीसिस लिखी जा रही हैं जिनको हम बड़ा बाज़ दफ़ा लुक डाउन अपॉन करते हैं, लेकिन हिंदी में क्योंकि अतहर अब्बास साहब का काम अवेलेबल है तो वो लोग कुछ हद तक उसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में ओरिजिनल सोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। और जो इंडियन एकेडमिक्स हैं या ख़ास तौर से जो मिडिवल इंडिया के हिस्टोरियंस हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने अलीगढ़ में ये कोशिश की कि एक कोर्स पर्शियन का एक अपने रिसर्च स्कॉलर्स में इंट्रोड्यूस करें रिसर्च लेवल पे, कि जो रिसर्च स्कॉलर मिडिवल इंडिया का टॉपिक लेके आ रहा है वो कम से कम उस लैंग्वेज के बेसिक्स तो जान ले ताकि उसको डेवलप करें। अब देखिए, लेकिन हम डिपार्टमेंट्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो डिपेंड करता है उन स्कॉलर्स के ऊपर जो अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि सीख नहीं पा रहे हैं। नदीम रज़ावी साहब, आपने फतेहपुर सीकरी पे काफ़ी काम किया है और आर्कियोलॉजी भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट रहा है। एक चीज़ अभी दिल्ली को लेकर के बहस हो रही है कि इस पूरे शहर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाए जी, और इसके लिए काफ़ी एक लॉबिंग भी हो रही है और मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए। आपकी क्या राय है कि दिल्ली में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से इसको, भाई जिस तरीके से दिल्ली, अगर आप आसार सनादीद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपने दौर में सर्वे करके और दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स को जमा किया था और उन स्केचेस भी उसके तैयार करवाए थे, या मौलवी ज़फ़र हसन के जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली करके 3 वॉल्यूम्स में जो वर्क अभी भी मौजूद है, ट्रांसलेट हो चुका है, अगर इन सब को देखें तो अंदाज़ ये लगता है कि मेजॉरिटी मॉन्यूमेंट्स जो सर सैयद या मौलवी ज़फ़र हसन के पीरियड तक मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं और बिल्कुल सीन से गायब होते चले जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस ऐसा है कि जिसको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं अपने हेरिटेज के बारे में तो उन चीज़ों को हम लोग कंजर्व ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि दिल्ली में
जिस अंदाज में यानी दिल्ली तो वो शहर है जो कहलाता है कि जो 7 कैपिटल्स थे, आलम में इंतखाब था, लेकिन एंशिएंट पीरियड से लेके यानी इंद्रप्रस्थ से लेके और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड तक के एविडेंसेस उसमें और मॉन्यूमेंट्स उसमें बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हम लोगों का, देखिए एक चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट से हम तवक्को रखें, लेकिन जब तक हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे काम नहीं चलेगा। हम में खुद हर सिटीज़न ऑफ इंडिया में जब तक ये शऊर नहीं पैदा होगा कि हमारा कोई हेरिटेज है और वो जो बिल्डिंग है ये सिर्फ खंडर नहीं है बल्कि ये हमारी विरासत है जी। जब हम खुद उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे तभी कहीं जाके इस सिचुएशन को रोक सकते हैं। हाँ, पिछले 100 साल में अगर हम देखें तो 80% ऑफ व्हाट वाज देयर इन दिल्ली हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन और वी शुड मेक अटेम्प्ट्स कि इस सिचुएशन को किसी सूरत से रिट्रीव करें। इसमें मेरा ये सवाल है कि यहाँ आर्कियोलॉजी का रोल काफ़ी अहम हो जाता है जी बेशक। और आर्कियोलॉजी की क्या सूरत हाल है हमारे देश में? देखिए, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो ब्रिटिश पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था, जनरल कनिंघम ने उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, इनफैक्ट उन्हीं से शुरुआत हुई थी। अगर हम उनकी राइटिंग्स उठा के देख लें या उस दौर के दूसरे लोगों की राइटिंग्स उठा के देख लें तो उनमें एक रियल कन्विक्शन था कि हम एक हेरिटेज को कंजर्व करें और कंजर्वेशन में मैनुअल्स भी लाए गए कि किस तरीके से इन बिल्डिंग्स को देख दिखाव उसका रख रखाव किया जाए। यहाँ तक कि एक ज़माना ये आया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी प्रोजेक्ट्स लेने लगा और उसके एक नाम एक हो गया कि ASI है, चाहे वो कंबोडिया के मॉन्यूमेंट्स हों, श्रीलंका में मॉन्यूमेंट्स हों या और जगह के मॉन्यूमेंट्स हों, उसमें भी ASI ने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया, एक नाम पैदा किया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब के साथ साथ मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ दौर में जिस अंदाज में ASI को इंडियन मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करनी चाहिए थी, रख रखाव करना चाहिए था, उसमें कहीं वो चूक गए। असल में देखिए, किसी बिल्डिंग को कंजर्व करना अलग चीज़ है और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना अलग चीज़ है। अब पिछले कुछ सालों में चाहे वो फतेहपुर सीकरी रहा हो जहाँ पे मैंने काम किया है, चाहे वो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स रहे हों, यहाँ कंजर्वेशन के नाम पे इन्होंने उसको रिनोवेट कर दिया। अभी मसलन कुछ साल पहले आगरा जिसमें दिल्ली फोर्ट में कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किया गया था जगमोहन साहब के पीरियड में, और उस कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में जो इसकी शाहजहानाबाद फोर्ट की, जो दिल्ली फोर्ट की जो ओरिजिनल स्क्रीन्स थी या सरफेस डेकोरेशंस थे, उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनको बिल्कुल रिन्यू कर दिया गया था। वाटर चैनल जो उसमें जो आबशार वगैरह हैं उनको बिल्कुल नया बना दिया गया था और ओरिजिनल बिल्कुल तबाह हो गए थे। हमारे पड़ोस में वही चीज़, नहीं एक मिनट आप रुकें, यही चीज़ जो अभी कराई गई है हुमायूंस, मैं वही कह रहा था कि हमारे पड़ोस में हुमायूं टॉम में वाटर चैनल को रिवाइव किया है और उसमें बड़ा फखरिया अंदाज में कहा गया है कि ये 500 साल पुराना सिस्टम है। यानी ओरिजिनल जहां वो ठीक ठाक था, जो उसके ऊपर डेकोरेशंस वगैरह जो उस पीरियड के हो रहे हैं, उन डेकोरेशन के पैटर्न्स तक को चेंज कर दिया गया है। तो ये तो आप मॉन्यूमेंट्स और हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ASI समहाउ अपने 100 साल की हिस्ट्री में क्या उसका पर्पस था, उसे शायद वो कुछ भूल सा गया है। तो ये तो नदीम साहब आपने आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया की बात कही, ASI की, लेकिन जो हिस्टोरियन हैं वो आर्कियोलॉजी के साथ कुछ जस्टिस कर पा रहे हैं? देखिए, हिस्टोरियन 2 टाइप के होते हैं। एक वो हिस्टोरियन होता है जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठता है और क्लासरूम जाता है, वो सिर्फ पढ़ाता है और अगर कोई चीज़ बुरी हो रही होती है तो उसका क्रिटिक देता है। लेकिन दूसरे कुछ हिस्टोरियंस होते हैं कि जो उनका काम फील्ड सर्वेज होता है, वो बाहर निकलते हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, उसको समझते हैं। मेरे ख्याल में इन जो सेकंड कैटेगरी ऑफ हिस्टोरियंस हैं जो अपना काम फील्ड सर्वेस पे करते हैं, जो आई थिंक दे शुड बी अवेयर कि क्या ASI कर रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर वो एक्टिव हो जाए तो शायद वो जो इतनी बुरी कंडीशन हमारे मुल्क के मॉन्यूमेंट्स की हो रही है वो नहीं हो। मसलन जब मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर एक ज़माने में
मेसन्स मार्क के ऊपर काम कर रहा था, और मैं जो मुग़ल मॉन्यूमेंट्स हैं हर एक के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर उन मेसन्स के अपने मार्क्स और सिग्नेचर्स दिए हुए हैं। तो वो उसका सर्वे करने के लिए मैं रामबाग एरिया गया हुआ था, जो आगरे में जो जहाँ पे आराम बाग हुआ करता था, बाबर का गार्डन, जो बाद में जहांगीर के पीरियड में रिनोवेट करके जहानारा और जो वो बाग नूर अफशां के नाम से मशहूर हुआ, और आज वो आराम बाग से टर्न होके वो राम बाग कहलाता है। जब मैं वहाँ सर्वे करने गया तो मैंने ये देखा कि जहांगीर के पीरियड के जो ओरिजिनल पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं उनको ASI वाले उखाड़ के फेंक रहे हैं। यही काम ताजमहल में भी हो रहा था। मैंने, जाहिर है कि मैं रिसर्च स्कॉलर था, मैं उनसे बहस तो नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कह सकता था। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ कर ली और दूसरे दिन वो पेपर्स में दे दिया। असर ये पड़ा कि जितने चेंज हो गए थे वो तो खैर नहीं रोके जा सकते थे, लेकिन आगे उस टाइप का काम होना बंद हो गया। तो शायद अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरियंस प्रोएक्टिव हो जाएं, सिर्फ इंटरव्यूज़ न दें, सिर्फ ब्लेम न करें, बल्कि अपनी ड्यूटी और अपने उसको समझते हुए ज़रा सा एक्टिव रोल प्ले करें, तो शायद जो बुरे हालात डेवलप कर रहे हैं उससे बचा जा सकता है। जी नदीम साहब, एक चीज़ और कही जाती है और हिस्ट्री कांग्रेस में उसकी खासी मैंने गूंज भी सुनाई दी कि साहब हिस्ट्री जो है वो साइंटिफिक तरीक़े से लिखी जानी चाहिए। तो ये साइंटिफिक तरीक़े की क्या डेफिनेशन है? देखिए, हिस्ट्री तो वैसे जाहिर है कि साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस तो वो चीज़ है कि जहाँ पे कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो वो पानी ही बनेगा, चाहे आप यहाँ करें, चाहे अमेरिका में करें, चाहे कुएं के अंदर घुस के करें या हवाई जहाज़ में बैठ के करें। ये काम तो हिस्ट्री में नहीं होता। जाहिर है कि यहाँ सिचुएशंस बदलती रहती हैं और चीज़ें बदलती रहती हैं, इतने फैक्टर्स होते हैं हिस्ट्री में। और ये भी कहा जाता है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, तो इट कैन नेवर बी साइंस इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वे। साइंटिफिक हिस्ट्री उसे कहते हैं कि जहाँ हम हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ ना कर रहे हैं। देखिए, एक तरीका ये होता है कि हम कोई चीज़ सोच के बैठें कि हमें ये लिखना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि मुग़ल बड़े अच्छे थे। हमने पहले अपने जहन में बना लिया कि हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद सोर्सेस को पढ़ना शुरू किया और उन्हीं चीज़ों को जमा करके इकट्ठा किया जो हमारी उस थीसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हुई अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। साइंटिफिक मेथड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ये है कि हिस्टोरियन अपने को ये समझे कि वो एक एडवोकेट है। एडवोकेट है वो दोनों पार्टीज़ का। कभी वो एक पार्टी का बन के बात करे, कभी दूसरे का बन के बहस करे, और उसके बाद जब दोनों तरफ से बहस कर ले फिर उस पर एक जजमेंट दे। तो हिस्टोरियन का रोल एक्चुअली एक आदमी का नहीं, बल्कि अगर लीगल टर्म्स बात करें तो 3 लोग मिलके हिस्टोरियन बनते हैं, जहां हमको दोनों पहलू देखने पड़ते हैं और उसके बाद दोनों पहलुओं को देख के फिर किसी नतीजे पे पहुँचें। अगर हम इस अप्रोच को देखें, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो असर तो आएगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता हूँ या किसी फ़िरक़े से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जहन के अंदर वो सब चीज़ें पिरोई हुई हैं, तो दोज थिंग्स वुड कम आउट फ्रॉम विद इन मी, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन दैट वुड बी अनकॉन्शियसली डन। साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी में या साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में इसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो कॉन्शियस डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको हम ज़रूर रोक सकते हैं। और अगर हम वो अटेम्प्ट करके हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हम एक साइंटिफिक सेकुलर अप्रोच रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रिज़ावी साहब, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे नदीम रिज़ावी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर। राज्यसभा की इस ख़ास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।